हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से लेकर के चैप्टर 8 तक के, यानी आपका जो फर्स्ट फिजिक्स है उसमें सारे चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अपन आज वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और वीडियो को कंप्लीट देख लेना रसगुल्लों, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दमदार हैं सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन है थोड़ा आसान है ना। सिंपल से शुरू करेंगे क्योंकि आपको भी डोज थोड़ा थोड़ा देंगे, ज्यादा देंगे तो भाई बीमार हो जाओगे, इसलिए डोज थोड़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आपके कोई भी फिजिक्स का पेपर हो, हमने बताया ना 5 से 7 सेट बनते हैं। हर एक सेट में इस तरह के कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपको दिखाई ही पड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए इन पर ज्यादा हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आईक्यू बेस्ड होते हैं कि आपका माइंड कितना काम करता है, आपके सोचने की क्षमता कितना है, वही टेस्ट लेना चाहते हैं एग्जामिनर, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, तो चलिए बच्चों हम दो बिंदु आवेश मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश भाई Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। तो दो बिंदु आवेश हो गए। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, तो भाई इनके बीच की दूरी बच्चों हम मान लेते हैं कि भाई इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, तो दूरी को अपन R से भी दर्शा देते हैं। ये R दूरी पर स्थित हैं, ठीक। R दूरी पर ये स्थित हैं दोनों बिंदु। अब ये कह रहा है कि यदि हम इनके बीच की जो दूरी है, यानी जो R का मान है, वो कह रहा है कि अगर हम दूरी को क्या कर दें, आधी कर दें, यानी दूरी R/2 हो जाए, R ना होकर के R/2 हो जाए, दूरी आधी हो जाए, तो इनके बीच में जो भी बल लगेगा तो कह रहा है कि उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, काफी मजेदार है। तो इस पर लगेगा बच्चों कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो इस पर क्या लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा, ठीक। कूलाम का नियम काम करता है इस पर, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, यही तो कहता है कि भाई दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाता है बच्चों आपका क्या हो जाता है, बल होता है, मतलब कूलाम का नियम हो जाता है, ठीक। ये क्या होता है, कूलाम का नियम। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों, एक चीज गौर से समझिएगा, ये जो बल है वो क्या है, यानी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक। इसके अनुक्रमानुपाती है, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और उसके बाद जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब यहां से यह है, अब की बार ये जो दूरी है, दूरी को अपन कर देंगे आधी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो Q1 Q2 अपान ये R/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों ये F प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां से Q1 Q2 अपान ये R स्क्वायर अपान ये क्या है 4 हो जाएगा, है ना। R स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। F ये प्रोपोर्शनल, भाई इसको 4 ऊपर ले लेंगे अपन, 4 भाई ऊपर हो जाएगा, क्या बचेगा Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर, ये केवल इतना बच जाएगा। और इतना बराबर किसके है भाई? बल के है। तो ये जो नया बल हो जाएगा बच्चों, नया वाला जो बल हो जाएगा, यानी एफ डैश से इसको दर्शा देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 4, और इसके बराबर, इस पूरे वाले के बराबर क्या है भाई? समझो बल है। ठीक, तो जो बल हो जाएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे कि बल क्या हो जाएगा? बल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है ना? तो लगने वाला जो बल होगा रसगुल्लों, वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार? देखिए, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप इसको सेकेंडों में लगा सकते थे। ठीक, आपका मेन फार्मूला ये है, हमने बताया ना बच्चों की जो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई डायरेक्टली हम यहां पर रख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल इसलिए समझाया है क्योंकि बच्चों जो आवेश का गुणनफल होता है बल के समानुपाती, और उसके बीच की जो दूरी है, ये क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। तो यहां से ये चीज दर्शा दिया था। बाकी आप करने का तो भाई डायरेक्टली यहां पर रखते R/2, है ना, इसी से लगा देते डायरेक्टली, हमारा मान मतलब ये आंसर निकल आता 4 गुना। तो इस तरह से अब चाहे आवेशों के बीच की दूरी भाई आधी कर दे, चाहे 2 गुनी कर दे, 1/3 कर दे, 1/4 कर दे, हम सेम इसी तरह से बच्चों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बच्चों काफी मजेदार हैं। ठीक, सबके सब क्वेश्चन अपने आप में बेहद लाजवाब है, इसलिए हमने इनको रखा है बच्चों। ठीक, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो बिंदु मतलब 2 वैद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? 2022 में भी पूछा गया था, 23 में मिस किया गया है, तो भाई में भी हो सकता है 24 में टपक जाए। कह रहा है कि 2 बिंदु मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? देखिए बच्चों, जब अगर 2 बल रेखाएं, अगर मान लेते हैं एक बल रेखा ये है, ठीक, और दूसरी हम खींच लेते हैं इस तरह से, एक बल रेखा ये है। अगर यहां पर हम गौर करें, अगर तो ये मान लेते हैं बिंदु है, इस बिंदु को अपन क्या दे देते हैं? कोई नाम P दे देते हैं। भाई मान लेते हैं ये बिंदु P है। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दें बच्चों, अगर यहां पर हम दोनों को एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो काट देंगे तो इसका मतलब भाई एक रेखा इधर और मतलब एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई। ठीक, तो अगर ये एक दूसरे को काट देते हैं तो इसकी क्या है? किसी बिंदु से 2 दिशाएं, यानी वैद्युत बल रेखाओं की 2 दिशाएं हो गई, जबकि ये असंभव है। ठीक है ना? ये क्या है? पूरी तरह से असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका लॉजिक समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा लिखना है, ये समझा दिया हमने। लिखेंगे बच्चों कि यहां पर क्या है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? तो लिखेंगे कि इसका कारण यह है, इसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, एक दूसरे को काटती, तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु यानी यहां पर कटान बिंदु पर 2 दिशाएं होती। ठीक है ना? यानी वैद्युत बल की बात कर रहा है, वैद्युत बल की 2 दिशाएं होती, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं,
कभी नहीं काटती हैं। लॉजिक समझ में आ गया रसगुल्लों कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे हमने बता दिया कि अगर भाई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देती तो कटान बिंदु पर यानी वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं बन जाती, और जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। तो कारण में ये लिखेंगे कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, यानी दो दिशाएं हो जाती हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों यूनिक हैं, सबसे हटकर हैं, थोड़ा इनमें आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अपने आप में मजेदार है। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सारे क्वेश्चन यूनिक हैं भाई, सब धारिता क्या है, प्रतिरोध क्या है, ओम का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, ये तो सब पढ़ते हैं और ये सब आपको मिल भी जाएगा। हालांकि ये भी मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो आज हम आपको करवा रहे हैं, हमने अंसाल में से पिछले 4 से 5 साल में जो पूछे गए हैं उनको उठाया है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बच्चों, यहां पे कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो संधारित्र की मान लेते हैं 2 प्लेटें हैं, माना संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। अब इस कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, इनके बीच में कोई भी एक परावैद्युत, ठीक है ना, रबड़ है, कांच वगैरह है, कुछ भी है, कागज वगैरह कुछ भी भर दीजिए, है ना, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो कह रहा है कि इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो इसका कारण मतलब इसमें एक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो लिखेंगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ये तो 2022 में 21, 22, 23 सब में पूछा गया था, ठीक है ना, ये वाला। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि C बराबर होता क्या है, Q/V, ये फार्मूला पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है रसगुल्लों। अब यहां से अगर हम एक चीज ध्यान दें बच्चों, ठीक है ना, अगर यहां से हम कुछ गौर करें तो जो C हो जाएगा, ठीक भाई, ये C बराबर Q/V होता है, तो जो C है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, V के। इसका मतलब ये है अगर C बढ़ेगा तो भाई V घटेगा, और V घटेगा C बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसका मान बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये घटता है, ठीक, तो इसमें होगा क्या बच्चों, ये घट जाएगा, ठीक। इसमें होगा क्या कि प्लेटों के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब विभवांतर अगर कम हो जाता है, यानी परावैद्युत पदार्थ भरने पर अगर विभवांतर कम हो जाएगा तो धारिता
बढ़ जाए। क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर C का मान बढ़ेगा तो V का मान घट जाएगा, V का मान बढ़ेगा तो C का मान घट जाएगा। ये इसका कारण है, ठीक है ना। तो बस इतना अपने को लिखना है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता है, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। अब कारण क्या है, तो इतना आगे लिखना चाहते हो थोड़ा और भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लेटों के बीच मतलब विभवांतर का मान कम हो जाएगा या विभवांतर कम हो जाएगा, यही कारण है कि धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि जो धारिता है वो विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे तो और भी ज्यादा मजेदार हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को परेशान करके रख देता है। क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ऐसे वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाओगे रसगुल्लों, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना जब तक मोनू सर हैं। बाकी मोनू सर नहीं रहेंगे तो नहीं पता, क्योंकि वैसे भी आजकल दिन खराब चल रहा है, बीमार ही चल रहे हैं बच्चों, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अपने रसगुल्लों के लिए वीडियो ला पाएं। अभी आपको बता दें कि भाई हमको अभी पता चला कि टाइफाइड हो गया है, जमकर होने वाला है आने वाले समय में, तो भाई क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो ठीक है भाई, समझ लीजिए आपके सामने खड़े होने की हिम्मत है तो खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, बाकी रब जाने ईश्वर जाने क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं रसगुल्लों। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अपने को फार्मूला मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला होता है, तो धारिता के लिए भाई फार्मूला क्या होता है, C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चों, फार्मूला हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें जो धारिता है यानी C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर यहां से हम देखें तो हमें कुछ चीजें सामने मतलब हमें पता चल रही हैं। यहां से आपके सामने अगर हम बात करें बच्चों, तो आपके सामने एक मिनट इधर देख लेते हैं, 1 2 और 3 चीजें यहां से हमें पता चल गई। कौन कौन सी, एक तो जो C है बच्चों, ये अनुक्रमानुपाती किसके है, K के है, ठीक, K के है। K क्या है, ये परावैद्युतांक है, ठीक है ना। K क्या है बच्चों, परावैद्युतांक है। अब उसके बाद दूसरा जो C है वो क्या है, दूसरा C जो है वो A के अनुक्रमानुपाती है, ठीक। और तीसरा है बच्चों जो C है वो क्या है, D के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से 3 चीजें हमें पता चल गई, ठीक। तो और ये बाकी एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट से नहीं मतलब, क्योंकि ये निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, ये भाई कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इससे अपने को कुछ नहीं लेना देना है। तो यहां से जो हमें 3 चीजें पता चली कि जो धारिता होती है परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। यही तो कह रहा है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला है बच्चों, ठीक है ना, सबसे पहला क्या है, तो ये भाई परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, ठीक। दूसरा क्या है, A है, A यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पर, A क्या है, क्षेत्रफल है। तो दूसरा किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो ये है क्षेत्रफल पर, ठीक। प्लेट का जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा क्या है, तो ये प्लेटों के बीच की दूरी है, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो जो
और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले परावैद्युतांक पर अगर हम बात करें तो ये परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, यानी के का मान ज्यादा होगा तो सी का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा है क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। ठीक, तीसरा है प्लेटों के बीच की दूरी, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपात मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर भाई यहाँ पे डी का मान कम होगा तो सी का मान बढ़ेगा, सी का मान अगर कम होगा तो डी का मान बढ़ेगा, यानी दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धारिता अगर ज्यादा है तो दूरी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब ये क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन 3 कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए क्वेश्चन भाई हमें पता होता है, हमें इसका सॉल्यूशन भी पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं कि इसका जवाब कैसे दें। परेशान नहीं होना रसगुल्लों, बस इसका जवाब इसी तरह से देना है। ये फार्मूला है, फार्मूले में ही आपका पूरा आंसर छिपा हुआ है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार बना लीजिए जनाब, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद लाजवाब है। ठीक, ये अगर हम बात करें तो ये भी 2021, 22, 23 मिस नहीं किया है, इसलिए आपको भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई खींचकर 4 गुना कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीजें आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है बच्चों, कह रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध, अब देखिए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आपके लिए बनाया है कि जब भी मतलब यहाँ पे गुना गुनी वाली बात कहे बच्चों, तार की लंबाई खींचकर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी बोल दे, तो ऐसी सिचुएशन में ठीक अगर तार का प्रतिरोध मतलब पूछ ले तो एक फार्मूला होता है बच्चों कि नया प्रतिरोध बराबर, हमने पहले भी बताया है आपको, नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध ये मजेदार फार्मूला है बच्चों, इसी फार्मूले पर आप रख करके नया प्रतिरोध या पुराना प्रतिरोध या तार की लंबाई कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा कि एक तार का प्रतिरोध 45 ओम है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, फटाक से इसी पे लगा लेंगे अपन। अब यहां से देखिए भाई अपने को निकालना है क्या, नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध को मान लेते हैं R डैश, तो R डैश n क्या है, ये n का मतलब यहां गुना गुनी से है, तो कितना गुना, भाई ये नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स रहेंगे 4 गुना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों 4 का स्क्वायर कर देते हैं गुणे पुराना प्रतिरोध मान लेते हैं R ही था, तो जो नया प्रतिरोध हो जाएगा R डैश बराबर भाई 4 चौके 16, ठीक है ना। यानी जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 16 गुना, ठीक है ना, 16 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर हम लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, है ना मजेदार। इस तरह से हम प्रतिरोध को निकाल पाएंगे। ठीक, और दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक दूसरा क्या कह रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका रीजन सुनिए। ठीक, यानी तार की जो प्रतिरोधकता है वो अपरिवर्तित रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है बच्चों कि जो प्रतिरोधकता है वो चालक पर नहीं, यानी तार पर नहीं, बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। लिखना चाहेंगे इसका रीजन, लिखेंगे कि क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चालक के पदार्थ पर निर्भर
करती है, जो प्रतिरोधकता होती है चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, प्रतिरोधकता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण हमने लिखा दिया, क्योंकि जो प्रतिरोधकता है वो चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ मतलब चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि चालक का पदार्थ किस प्रकृति का है, उसका मतलब चालक का पदार्थ है क्या, किस चीज से बना है, इस बात पर वो निर्भर करता है। बात समझ में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना रसगुल्लों। इस बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो यही वाला आप सॉल्यूशन देख लेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह में भाई एक एक पेज आधे पेज का तो यही बताएगा। इसलिए कह रहे हैं अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो भाई अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बच्चों अनुगमन वेग, ठीक, अनुगमन वेग की बात कर रहा है। तो अनुगमन वेग को अपन दर्शाते किससे हैं भाई। अनुगमन वेग को v सफिक्स d। तो जो अनुगमन वेग होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। लंबाई बढ़ेगी अनुगमन वेग कम हो जाएगा, लंबाई कम होगी अनुगमन वेग ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो भाई लंबाई वही बात आ रहा है कि 4 गुना, ठीक, 4 गुना लंबाई कर रहा है। तो जो अनुगमन वेग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, वो कह रहा है कि भाई लंबाई मतलब लंबाई कितनी है 4 गुना कर रहा है, तो ये अनुगमन वेग 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4, ठीक, 1/4 हो जाएगा अनुगमन वेग। तो ये रहा बच्चों प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 16 गुना हो जाएगा। प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, यानी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुगमन वेग 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, अपने को परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर, लगने वाले बल नहीं लिखा गया भाई, कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल रहेगा, लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक, ये भी 5 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है तो ये तो भाई आपका शॉर्ट में रहेगा, ठीक है ना, 2 नंबर में। तो कह रहा है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों की 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल होगा उसका जो फार्मूला हो जाएगा F बराबर हो जाता है बच्चों कि म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R हो जाता है और यहां पर L होता है, ठीक। या फिर इस वाले L को उठाकर यहां पे F अपान L इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यही हो जाता है, ठीक, F अपान L हो जाता है, यानी F अपान L यहां पर हम लिखते हैं। तो ये मैंने यानी प्रति एकांक लंबाई पर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक है। या बच्चों इसी को अपन थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं F अपान L बराबर भाई म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान रख देते हैं 2 × 10⁻⁻⁷ ये मान रख देते हैं
और उसके बाद गुणे में ये I1 और I2 अपान कितना R हो जाता है। क्योंकि बच्चों हमें पता है ना, जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई इसके बराबर होता है कितना, 10 के घात -7 इसका मान। अगर यहां पर अगर हम बच्चों म्यू नॉट अपान 2 पाई रख दें तो भाई ये 2 एक्स्ट्रा बचा था बराबर 10 के घात -7, तो यही वाला इधर चला जाता है। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान पूरा 2 गुणे 10 के घात -7 हो जाता है। इतना समझ में आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ठीक, अब इसी के आधार पर कह रहा है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो चलिए 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे देंगे वो आप अच्छे से समझिए पहले। अब देखिए बच्चों इसमें करना क्या है, अगर यहां पर हम मान लें जो I1 है और I2 है, यानी I1 बराबर I2 बराबर क्या कर लें, हम केवल और केवल 1 मान लें। ठीक, मान लेते हैं एकांक धारा बहे, और R बराबर हम मान लेते हैं यानी चालक तारों के बीच की दूरी को भी अपन 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर की दूरी पर है, ये 1 एम्पियर मान लें। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला क्या बनेगा, गौर से देखिएगा। ये फार्मूला जो बन जाएगा बच्चों, ये F अपान L बन जाएगा बराबर 2 गुणे 10 के घात -7 इतना बचेगा। क्योंकि भाई I1 बराबर I2 बराबर 1 रख दिया है, ठीक है ना, और R बराबर भी हमने 1 मीटर रख दिया, 1 मीटर की दूरी पर। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब यहां से बात, अब भाई बारी आती है कि इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो चलिए परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, बेहद आसान है। लिखेंगे कि 1 एम्पियर पहले सीख लीजिए उसके बाद बताते हैं। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि कह रहा है कि 1 एम्पियर। अब देखिए बच्चों, क्योंकि I1 I2 बराबर हमने 1 रख दिया है और R बराबर हमने 1 मीटर मान लिया है, तो अब कह रहा है कि इसी सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो लिखेंगे 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में रखे 1 मीटर की दूरी पर, 1 मिनट, वायु में 1 मीटर, ठीक, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समांतर तारों की प्रति मीटर लंबाई पर, L क्या है, लंबाई ही है, तो प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। उसी धारा को कहते हैं 1 एम्पियर धारा। ठीक है ना, समझ में आया? बहुत कुछ नहीं था बच्चों, ये आपका मेन फार्मूला है। ठीक, ये आपका जो है मेन फार्मूला है बच्चों, और इसी फार्मूले की मदद से, ठीक है ना, ये आपका मेन फार्मूला था और इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या किया है, 1 एम्पियर की परिभाषा दिया है। ये फार्मूला है और फार्मूले में I1 I2 बराबर 1 रख दिया है, R बराबर 1 रख दिया है, तो उसके बाद परिभाषा ये बन जाएगा कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में, ठीक, क्योंकि भाई 2 समांतर धारावाही जो तार होते हैं, इनके बीच की दूरी हमें पता है बच्चों R है, और इसमें मान लेते हैं I1 धारा है और इसमें I2 है। ठीक, इसी तरह से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं इसको। ठीक,
तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब इसमें आपको घबराना नहीं है, ना तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होना है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, और अनुनादी आवृत्ति के लिए मतलब सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, तो अनुनादी आवृत्ति है क्या, वो सबसे पहले अपने को पता करना है। अनुनादी आवृत्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। चलिए अनुनादी आवृत्ति की हम सबसे पहले लिख लेते हैं परिभाषा। ठीक, अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे बच्चों कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए क्या लिख रहे हैं, जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, ये चीज होता है, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, उसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। अब देखिए बच्चों, अनुनादी आवृत्ति तो यहां पे लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। तो अनुनाद की सिचुएशन में भाई हम स्थिति में क्या निकालेंगे, अब इस व्यंजक निकालना है। तो अनुनाद की स्थिति में तो यहां से बच्चों हो क्या जाएगा, चलिए देखिए। भाई कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात, तो प्रेरकीय प्रतिघात होता क्या है बच्चों, एक्सियल। ये कह रहा है कि बराबर धारितीय प्रतिघात के है, यानी एक्ससी के है। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू सी। ठीक, हमने इस पे मतलब एलसीआर परिपथ का डेरिवेशन भी बताया है और इस पे न्यूमेरिकल भी बताया है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से ओमेगा इंटू एल बराबर 1/ओमेगा इंटू सी हो रहा है। तो ये जब हम एल बराबर लिखेंगे बच्चों, ठीक, एक मिनट, तो यहां से अगर हम ओमेगा बराबर लिखते हैं तो यहां पर ये नीचे चला जाएगा। ठीक, एक मिनट, इसको साथ ले लेते हैं दोनों, यानी ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर करते हैं बच्चों, तो ये 1/L इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2πf, ओमेगा बराबर 2πf, या उससे पहले इसको रूट में भगा देते हैं। ओमेगा बराबर हम लिखते हैं तो ये करणी में हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यानी ओमेगा बराबर 1/रूट में L इंटू सी हो गया। इसको थोड़ा इधर भगा देते हैं। अब उसके बाद बच्चों अगर हम लिखेंगे ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर 2πf होता है, ये 1/ क्या हुआ L इंटू सी। ठीक, यानी रूट में L इंटू सी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या यहां पर, F बराबर अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, ये 2π है, इधर चला जाएगा। 1/ यहां पर 2π हो गया, और करणी में बचा क्या है बच्चों, तो L इंटू सी बचा है। ठीक, तो F बराबर 1/2π रूट में L इंटू सी, यही हो जाएगा आपका अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला। ठीक, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक
हो जाएगा। इस तरह से हम अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। तो चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हो गया बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा लाजवाब है, ये भी बच्चों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तांबे के 3 तार, ठीक, तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा उनके द्रव्यमानों, ठीक है ना, लंबाइयों तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों द्रव्यमानों मतलब लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है। अनुपात दिया है बच्चों M1 अनुपात M2 अनुपात M3। तो सबसे पहले ये लंबाइयों, एक मिनट, पहले लंबाई का अनुपात दिया है, हम लंबाइयों का अनुपात निकाल लेते हैं। L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ये मतलब रेशियो दे रखा है। ये रेशियो कितना दे रखा है बच्चों? तो ये दे रखा है 3:2:1, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों का अनुपात यानी M1 अनुपात M2 अनुपात M3। ठीक, इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात दे रखा है, वो द्रव्यमानों का अनुपात ये दिया है बच्चों 1:2:3। ठीक, ये दिया है। तो कह रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी पूछ रहा है R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इसका जो रेशियो है पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। यहां पर भाई तांबे के तार ना किसी मतलब एक ही धातु के तार के लंबाइयां ऐसे पूछा था एक बार, ठीक, दूसरे बार जब पूछा तो तांबे के तार की बात बोल दिया। तो यहां पर कैसे भी घुमाए फिराए, अपने से क्या लेना देना, अपने को तो भाई सवाल से मतलब है। तो ये भी थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। आज हम इसका एकदम सिंपल वाला तरीका बताएंगे। तो भाई इसके लिए जब भी यहां पे बच्चों प्रतिरोधों का अनुपात पूछे, ठीक, प्रतिरोधों का अनुपात अगर पूछता है रसगुल्लों, दिन क्या करना है हमें? प्रतिरोधों का अनुपात जब पूछे तो एक फार्मूला याद रखना, यानी जब भी R1 अनुपात R2 अनुपात R3 पूछ ले, तो अगर इसका अनुपात पूछ ले बच्चों, तो अपने को लिखना है, फार्मूला याद रखिए कि L1 स्क्वायर अपान M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपान M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपान M3। इस तरह से मतलब क्या है, आप फार्मूला याद रखिए। जब भी मतलब उनके लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात पूछा जाए तो हमको क्या करना है, ये चीज लगाना है। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए सॉल्व करेंगे भाई, अपने को R1 अनुपात R2 अनुपात R3 चाहिए। ठीक, तो ये चाहिए भाई। L1 का मान कितना है? L1 का मान है बच्चों 9, ठीक है ना, देख रहे हैं L1 सॉरी 3 है। तो भाई 3 का स्क्वायर डायरेक्टली कर दे रहे हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और बटे कितना हो गया M1 का मान 1, अनुपात लगाया। फिर L2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बटे अनुपात में लगाया 2 हो गया बच्चों। इसी तरह L3, भाई L3 का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे M3 है तो M3 का मतलब 3 है। ये चीज हो गया। अगर इसको हम काट देते हैं, ये 2 बार में कट गया, यानी अनुपात यहां से अगर हम देखें तो अनुपात कितना निकल कर आया, 9 अनुपात, हाँ ये निकल कर आया 9:2:1/3। अब देखिए बच्चों हमको क्या होता है, अनुपात में जब भी इस तरह का आ जाए कोई मतलब बटे वाला, तो उसको अगर गायब करना है तो गायब करने के लिए भाई हम 3 का गुणा करेंगे तब 3 कट जाएगा, तो सब में हम करेंगे 3 का गुणा। ठीक, तो इस तरह से ये हम देखिए 9 गुणे यहां पर 3 हो जाएगा, अनुपात
2 गुणे 3 हो जाएगा और ये है 1/3 गुणे 3, क्योंकि जो कुछ करना है सबके साथ करेंगे, ठीक, किसी एक के साथ नहीं। तो भाई ये तो 3 से 3 कट गया है ना। अब बचा क्या रेशियो बच्चों, तो ये 9 तिरिक 27 हो गया। अब उसके बाद ये 3 दूनी 6 हो गया और उसके बाद यहां पर 1 हो गया। तो ये अपना भाई रेशियो निकल कर आ गया किसका, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का। तो ये हमें R1 R2 और R3 का रेशियो पता चल गया, यानी R1 R2 R3 का अनुपात हमें इस तरह से निकाल पाएंगे। समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक। बाकी होती है तो मोनू सर तो खड़े ही है ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद लाजवाब है, ठीक है ना। चलिए हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। भाई तबीयत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन बोला ना कि भाई कोशिश रहेगी जब तक खड़े होने लायक हैं आपके सामने रहेंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।